हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आ गया हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक नई वीडियो लेकर हाई सी सेल पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई सी सेल होता क्या है, हाई सी सेल क्यों यूज किया जाता है, क्या बेनिफिट एक्सपोर्टर को होता है, क्या बेनिफिट इंपोर्टर को होता है, और लास्ट में मैं आपको एक ओरिजिनल हाई सी सेल का एग्रीमेंट दिखाऊंगा जो अभी रिसेंटली मैंने किया था, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले हाई सी सेल है क्या? तो हाई सी सेल सी यानी कि सी शिपमेंट की बात हो रही है, तो शिप का मैंने यहां पे एग्जांपल लिया। देखिए, ऐसा ट्रांजैक्शन जब वो एक्सपोर्टर के फैक्ट्री से या एक्सपोर्टर की कंट्री से निकले, वो इंपोर्टर जो है वो कोई और है, और रास्ते में ही इंपोर्टर दूसरे इंपोर्टर को बेच दे, यानी उसकी जो शिपमेंट की ऑनरशिप है वो इंडिया पहुंचने से पहले या किसी भी पोर्ट पर पहुंचने से पहले वो ऑनरशिप चेंज हो गई। मतलब कोई बंदा जो उसको खरीदा था वो रास्ते में ही उसे बेच दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आप समझो कैसे होता है शिपमेंट। सपोज कीजिए ये जर्मनी, एज यूजुअल मैं एग्जांपल जर्मनी का ही लेता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मैं जर्मनी से ही इंपोर्ट करता हूं। तो यहां से निकला बाई शिप। अब यहां पे इसने इसको इंपोर्ट किया, ये ट्रेडर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये यहां से जब निकला, सारी फॉर्मेलिटी इन दोनों के बीच में हो गई, और यहां से ये अपने फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से जैसे भी वहां से शिपमेंट डिस्पैच करा दिया। वो अभी इंडिया पहुंचा नहीं है, उसके पहले ही जो एंड कस्टमर है जिसको ये शिपमेंट चाहिए यूज करने के लिए, वो इससे एक एग्रीमेंट करेगा कि फला फला शिपमेंट ये जो यहां से निकला है वो अब आपका हो जाएगा, पर इसमें हम ये चार्जेस आपसे लेंगे। मतलब अल्टीमेटली ये जो शिपमेंट है वो इसके पास ना जाके डायरेक्टली जाता इस पे ही है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है, शिपमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अगर आप सोचो शिपमेंट पे भी कोई लेबलिंग हो कि अलग से कुछ कर दिया, कुछ नहीं, वो शिपमेंट जैसे वहां से निकला था वैसे ही निकलेगा, वैसे ही इंडिया आएगा। बस ऑनरशिप क्या हो गई, इन ट्रांजिट रूट पर ही चेंज होके इसकी हो गई। तो अब इसका जो मालिक है वो ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब इस स्लाइड में समझेंगे ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है हाई सी सेल का। तो शिपमेंट यहां से निकलने के बाद ये जो इंपोर्टर है उसने दूसरे इंपोर्टर को भेजा, और इसने क्या कर दिया, इन कस्टमर को भेज दिया। इसका मतलब क्या है, एक ही शिपमेंट इन ट्रांजिट के दौरान दो बार हाई सी सेल हो गया। तो इससे आपको इतना समझना है कि ऐसा नहीं ना कि एक बार हाई सी सेल हो गया, एक शिपमेंट के साथ दोबारा नहीं हो सकता है पहला वाला दूसरे को बेचे, दूसरे वाला तीसरे को बेचे, तीसरे वाला चौथे को बेचे, उसके बाद आखिरी तक पहुंचे। तो इसका कोई डिफाइन नहीं है कि एक से बार ही हो सकता है, दो बार नहीं। बस हाँ, अगर जो एंड कस्टमर तक पहुंचने से पहले, मतलब आईजीएम फाइल होता है, जब शिपमेंट आता है आईजीएम फाइल करना पड़ता है। अगर आईजीएम फाइल होने के बाद आप चाहो कि हाई सी सेल दोबारा कर लो, नहीं, हाई सी सेल तभी तक हो सकता है जब तक आईजीएम फाइल ना हो। आईजीएम फाइल हुआ, खत्म। अब ये शिपमेंट का जो मालिक है वो ये है, जो भी इसका क्लियरेंस कराएगा ये कराएगा, इन दोनों का मतलब खत्म। अब आगे अभी समझेंगे ऐसा ये लोग करते क्यों है, क्या फायदा है, चलो किसको, ट्रेडर को क्या फायदा है, बीच वाले को क्या फायदा है, एंड कस्टमर को क्या फायदा है, एक्सपोर्टर को क्या फायदा है, सारा बेनिफिट और सारा डिसएडवांटेज सब समझेंगे। बट अभी आपको यह समझना है कि किस तरीके से ये रूट होता है। तो इस स्लाइड में समझेंगे किसको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर की देखें, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, यहां से बल्क में सेल हो रहा है, इसका एक बेनिफिट हो रहा है। इन दोनों के बीच में तो हाई सेल हो नहीं रहा है ना, इन दोनों के बीच में नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन क्या हो गया, अब ये क्या कर रहा है कि एक से ज्यादा लोगों के लिए इंपोर्ट कर रहा है, एक से ज्यादा के लिए भी इंपोर्ट कर सकता है, तो इसके लिए तो हो गया बल्क सेल। अब इसको क्या है, एंड कस्टमर की कोई झिकझिक नहीं सहना होगा, क्योंकि एंड कस्टमर को बहुत झिकझिक होती है, इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है, ये लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इंडिया के भी और हर जगह के बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो इनको क्या है, ये तो मैन्युफैक्चर है, इनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। और क्लियरेंस क्या होगा, एक बार इनको कराना पड़ेगा अपनी कंट्री में, बार बार तो नहीं कराना पड़ेगा। मतलब बल्क में निकला भाई, क्या है, सेल ज्यादा से ज्यादा होगा, इनको इससे मतलब है। अब ट्रेडर को सबसे पहले क्या बेनिफिट होगा, कमीशन कैसे, अगर अब ये शिपमेंट यहां से यहां आ रहा है, ये जो खरीदा है उसके ज्यादा ही रेट पे तो बेचेगा ना, तभी तो ये बेनिफिट उठाएगा।
इसको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तभी तो बेच रहा है। तो यहां से वो कमीशन ले लिया, ठीक है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, कमीशन मिल गया। दूसरी चीज, ये बल्क में परचेस करेगा तो इसे डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर वो एक एक पार्ट खरीदेगा तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, अगर ज्यादा खरीदेगा तो ये इससे कह सकता है भाई मुझे डिस्काउंट दो, और आगे यहाँ आते आते आधा आधा सबको शिपमेंट जो जिसने इंपोर्ट किया उसके अगेंस्ट में ये उसको डिलीवर करा देगा, मतलब हर बंदे से हाई सी सेल को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तीसरा, ये क्या करेगा, सेव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे बचेगा, अब एक शिपमेंट करेगा तो उसमें भी मिनिमम कॉस्ट लगेगा, दो करेगा उसमें भी मिनिमम कॉस्ट लगेगा, ढेर सारा करेगा तो उसमें क्या हो गया, उसके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बच जाते हैं, जितना बल्क में होगा उतना कॉस्ट बच जाता है। और आखिरी, सेल्स टैक्स, सबसे बड़ी चीज देखिए, जब ये हाई सी सेल करता है ट्रेडर, तो इसको किसी भी तरीके से कोई भी जीएसटी, कोई भी सेल्स टैक्स नहीं भरना पड़ता। इंडियन इंपोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको कोई भी टैक्स, क्योंकि ये इंडिया के अंदर हुआ नहीं, तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। जो एंड कस्टमर है वो अपना भरेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए ट्रेडर को क्या क्या बेनिफिट है। अब देखते हैं एंड कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली चीज, भैया वो परचेस करना चाहता है इंडियन रुपीज में। अब इंडियन रुपीज में मतलब अगर ये डायरेक्ट इससे परचेस करेगा, किससे परचेस करेगा, क्या नाम है, एक्सपोर्टर से। अब ये जर्मनी में है तो ये किस में देगा, ये यूरो में ही तो इसे ट्रांजेक्शन करेगा। जर्मनी वाले इंडियन रुपीस में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, करने का कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट करोगे कोई रीजन, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। पहली चीज वो करते ही नहीं है, तो इससे ट्रांजेक्शन क्या करेगा, वो भले ये यहां से यूरो में ला रहा है पर ये इसको इंडियन रुपीज में भेज देगा। तो इसे आईएनआर में चाहिए, इंडियन रुपीज में चाहिए, तो इसे इंडियन रुपीज में मिल गया। दूसरी चीज, स्मॉल क्वांटिटी इंपोर्ट। अब आप सोचो स्मॉल क्वांटिटी इंपोर्ट कैसे करें, मतलब यहां से अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो अगर ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी लेके आएगा तो ज्यादा उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेंगे, तो उससे अच्छा उसको उल्टा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जितने का सामान नहीं उससे महंगा तो उसका पार्ट हो गया। तो वो क्या करेगा कि भाई ऐसा है कि हाई सी सेल कर लेते हैं, यहां से मैं ले लूंगा तो यहां से कुछ जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जो वहां से क्लियरेंस कॉस्ट है, कुछ तो बचेंगे ना, तो इसलिए स्मॉल क्वांटिटी इंपोर्ट भी हो जाता है। फिर आता है लेस लीड टाइम। अब लीड टाइम कैसे कम लगा, अब आप समझो कि अगर ये डायरेक्टली इसको ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, उसके बाद ये इसको पे करता, उसके बाद ये शिपमेंट रेडी होता, फिर वहां से निकलता यहां तक आता, इसमें टाइम लगता, उसके बाद ये आगे डिस्पैच करता तो टाइम लगता। अभी क्या है, जब वो शिपमेंट वहां से निकल गया, निकलने के बाद आधा रास्ता आ गया, अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, अब इसको पे करना है, तो क्या हो गया, इतना जो बीच का जो कॉस्ट है, बीच का जो लीड टाइम है वो तो बच गया ना। तो उससे क्या हो गया, इससे जल्दी से शिपमेंट मिल गया, मतलब पेमेंट करते ही उसको 10 दिन के अंदर शिपमेंट मिल गया, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जैसा भी है ट्रांजेक्शन के ऊपर है, जल्दी से जल्दी उसको शिपमेंट मिल गया क्लियरेंस करा के, तो इससे क्या हो गया, इसका जो टाइम है वो बच गया। अगला आता है बेनिफिट और एग्जिबिशन। अब देखिए, इंडियन इंपोर्ट जब होता है शिपमेंट, अगर वो मैन्युफैक्चर है, अगर वो किसी तरीके का आप समझ लो रिसर्चर है, तो उनको बहुत सारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे आप ले लो एग्जांपल मेक इन इंडिया का, कि आप अगर कोई मैन्युफैक्चर मशीन खरीदते हो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चर मशीन खरीदते हो तो आपको 20% जो है इंडिया के से खरीदना है। तो वो क्या किया, इंडिया में आके सर्विस ले लिया किसी से, 80% की मशीन वहां से खरीद लिया, तो उसमें क्या हो गया, उसको जीएसटी जो लगना था वो भी हो गया, ड्यूटी जो लगना था 5% लग रहा है वो भी माफ हो गई, कम हो गई। तो इस सब बेनिफिट को उठाने के लिए, सब बेनिफिट लेने के लिए भी हाई सी सेल का यूज करता है कस्टमर। और लास्ट, मशीन अगर सपोज ये कोई बड़ी मशीन है, इसने इससे ली हाई सी से, अब क्या हो गया, उसमें खराब हो गया, तो उसका सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब ये इससे खरीद रहा है, ये तो इंडिया का ही होगा ना, इंडिया के बाहर का भी हो सकता है। अगर इंडिया का है तो ये क्या होगा, डायरेक्टली उससे जो है उसके ऊपर प्रेशर करके अपने जो भी वारंटी है जल्दी से जल्दी वहां से सर्विस ले सकता है। तो इससे क्या होगा, उसका टाइम बचेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किसको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। आप चलते हैं डिसएडवांटेज, एक बार देख लेते हैं कि किसको क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो हम इस स्लाइड में समझेंगे कि हर पार्टी को, जितने भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे एक्सपोर्टर है उसको क्या परेशानी है, क्या डिसएडवांटेज है, ट्रेडर को क्या डिसएडवांटेज है, और जो इसको एंड कस्टमर है जिसके पास अल्टीमेटली शिपमेंट जाएगा उसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर की बात कर लेते हैं। तो एक्सपोर्टर में पहले क्या हो रहा था, हाई सी सेल में, हालांकि इन दोनों के बीच में तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रहा था ना, बट इसका ज्यादा से ज्यादा क्या था, बल्क में सेल हो रहा था। तो बल्क में सेल होने का मतलब इसके ज्यादा सेल हो रहे हैं, तो हर एक्सपोर्टर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सेल हो।
उसके अलावा जर्मन का है तो जर्मन वैसे भी बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं तो उनको इतना ज्यादा इशू नहीं होता। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं ट्रेडर को क्या परेशानी है। सबसे पहली परेशानी और सबसे बड़ी परेशानी कि जो ये इसका प्राइस है, जो ये इसका प्राइस है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। मतलब ये जिस प्राइस पे इससे खरीद रहा है वो अल्टीमेटली इसको पता चल जाएगा। अब आप सोचोगे इसको कैसे पता चलेगा। देखिए, जब ये हाई सी सेल एग्रीमेंट हो जाएगा और ऑनरशिप इस एंड कस्टमर को मिल जाती है, तब सीएचए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो इसकी बिल ऑफ एंट्री में जहां से शिपमेंट आ रहा है यानी कि जर्मनी की, इसकी इनवॉइस की वैल्यू, इसकी इनवॉइस का नंबर उस बिल ऑफ एंट्री में मेंशन होगा। अब आप सोचो, जब इसका मान लो इसने यूरो में खरीदा है, जब इसका वैल्यू इसमें मेंशन होगा बिल ऑफ एंट्री में और ये किस इनवॉइस पे किस वैल्यू पे इसको बेच रहा है, तो इसको तो पता चल जाएगा ना कि ये बंदा हमसे कितना कमीशन ले रहा है। तो इसलिए अगर प्राइस का इशू है, प्राइस डिस्क्लोज होने का, तो ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरी हाई सी सेल में प्राइस डिस्क्लोज हो जाएगी, पर फायदे ज्यादा हैं। तो यही हो सकता है भाई, कम मार्कअप लेके बिजनेस करो। उसके बाद अब एंड कस्टमर को क्या परेशानी है देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो कमीशन जा रहा है, तो उसे पता भी है कितना कमीशन जा रहा है, तो कमीशन जा रहा है तो इसको बहुत बड़ी परेशानी है। तो उसके बाद देखोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा है कि हाई सी सेल में एग्रीमेंट के अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर आप हाई सी सेल पूरा सीखना चाहते हो कि हर रूट पे कैसे जाता है, किस तरीके से हर पॉइंट पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितनी बार इसको अपने लेटर हेड पे क्या क्या साइन करता है, किस तरीके से पूरा ट्रांजेक्शन होता है, उसको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप हाई सी सेल में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स करो, तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाने की। ठीक है। अभी क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से इन कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा इनको और कोई खास परेशानी नहीं है। अब चलते हैं एग्रीमेंट की कॉपी देखते हैं, एग्रीमेंट किस तरीके से दिखता है। तो हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर हाई सी सेल का एग्रीमेंट की कॉपी देखने के लिए। तो ये है मेरा हाई सी सेल एग्रीमेंट, इसे ओपन कर लेते हैं। तो अब देख सकते हो ये हाई सी सेल एग्रीमेंट जो बना है वो 500 के स्टैम्प पेपर पर बना हुआ है। ये तमिलनाडु से बना हुआ है, उसकी कुछ डिटेल्स है। बाकी यहाँ पे साइन स्टैम्प है दोनों पार्टी की जो मैंने हाइड की हुई है। उसके बाद हाई सी सेल एग्रीमेंट, तो हाई सी सेल में एक यूनिक नंबर होता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है, वो यहाँ पर मेंशन है, किस डेट को हुआ उसकी डेट है। उसके बाद कौन सेल कर रहा है, सेल कर रहा है यानी कि ओरिजिनल इंपोर्टर, और कौन खरीद रहा है यानी कि जो एंड कस्टमर। तो ये भाई साहब जो हैं ये बेच रहे हैं, ये हाई सी सेल में ट्रेडर का काम कर रहे हैं। ये जो बायर है ये एंड कस्टमर हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों पार्टी के साइन और स्टैम्प होंगे जो मैंने थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, अब ये किस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, क्या गुड्स है उसकी डिटेल है। तो ये एक हाई लेजर मार्किंग सिस्टम है, मतलब ये एक मशीन है और ये कहाँ से आ रही है। अब ये देखिए जहां से आ रही है यानी कि जो ओरिजिनल एक्सपोर्टर है उसका भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फला फला जगह यानी जापान से आ रही है। अब सोचिए एग्रीमेंट में भी डिटेल दी हुई है। ओके। उसके बाद इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वो भी दी हुई है। इनवॉइस की वैल्यू क्या है वो भी दी हुई है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पैकेज क्या है, 1 केस है, कितना वेट है 900 kg है, क्वांटिटी है। उसके बाद वेसल नेम, वेसल नेम यानी वेसल यानी शिप, शिप का हर एक नेम होता है, उसका नाम क्या है ये उसकी डिटेल्स है। हर का एक यूनिक नंबर होता है ना जिससे पहचाना जाए कि वेसल किस तरीके की है, कौन सी है, ट्रैक करने के लिए। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग। अब बिल ऑफ लेडिंग को आपको पता ही होगा, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है कि बीएल से ही पता चलता है कि शिपमेंट कौन सा है, सारे उसी से ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद करेंसी यानी इंडियन रुपीज में है। अब इंडियन रुपीज में क्यों है, क्योंकि जो ट्रेडर है वो उसको बेच रहा है इंडियन रुपीज में, इसलिए यहाँ पर इंडियन रुपीज में है। अब एग्रीमेंट क्या कहता है देखिए, ऑल राइट रिजर्व द ऑनरशिप द अबव गुड विल बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर इंडोजिंग द अबव बिल ऑफ लेडिंग। मतलब इस बिल ऑफ लेडिंग से जो शिपमेंट आ रहा है इसकी ऑनरशिप की ट्रांसफर, जो ऑनर है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया उसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो रही है सेलर से बायर के ऊपर। उसके बाद दोनों ने यहाँ पे साइन और स्टैम्प करके फाइनल किया हुआ एग्रीमेंट। अब यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मेट है जो सभी में आपको सी शिपमेंट में मोस्टली दिखेंगे इंपोर्ट में।
तो इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, क्लियरेंस चार्जेस। अगर सेल होता है तो जो भी मतलब यूजर है बाय अरेंज द क्लियरेंस ऑफ द गुड फ्रॉम द कस्टमर एट हाई रिस्क रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब कस्टम क्लियरेंस वगैरह होगा, जो भी अरेंज होगा वो बायर अरेंज करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। बाकी उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह वो कौन पे करेगा, वो बायर पे करेगा। क्लियरेंस चार्ज, डिमरेज, ऑक्ट्रा एक्सेट्रा, ये सारा बायर के ऊपर आता है। और ये और जो ये सब चार्जेस है किसको पे किया जाएगा, ये जो कस्टम क्लियरेंस करा रहा है सीएचए, इसको पे करेगा बायर। और बायर जो है आगे फिलअप करेगा कि जो भी इसमें चार्जेस लगे। उसके बाद ये बात आती है इंश्योरेंस की। तो कोई भी लॉस, कोई भी शॉर्टेज, कोई भी डैमेज होती है तो उसको जो उसको इंश्योरेंस जिससे हुआ है उससे क्लेम करेगा कौन, बायर करेगा, ना कि सेलर करेगी। ठीक है। बाकी और सारी डिटेल है। विटनेस, यहाँ पर विटनेस भी लगता है। अब आप एक और चीज़ आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, इसमें 2 विटनेस भी लगते हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स, यानी कि इस पे कोई भी, क्योंकि हाई सी सेल हो रहा है, हाई सी सेल में ऐसा भी कोई भी मतलब सेल टैक्स नहीं लगता, तो सेलर को कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे साइन स्टैम्प, यहाँ पे 2 विटनेस लगेंगे, उनके आईडी और फोटो भी लगेगी। यहाँ जो कंपनी के ऑनर हैं, दोनों कंपनी के ऑनर बायर और सेलर, उनकी एक एक फोटोग्राफ्स लगेगी और उस पर वो साइन भी करके देंगे। तो ये था पूरा एग्रीमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरीके की क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।